मैं सोचता हूँ कि आज कुछ पढ़े ताकि फ्लो खत्म ना हो, हमारा फ्लो नहीं टूटना चाहिए हमारा। बस अपना 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 माइक, वैसे जनरली आप लोग अपना माइक म्यूट ही रखा करें, जैसे कुछ बात करनी हो तो बात करके दोबारा म्यूट कर लो हाथों हाथ। बस वेट कर रहा हूं, अभी बच्चे काफी कम जुड़े हैं, 11-12 बच्चे जुड़े हैं, बस अभी जुड़ने दो सबको। हाँ बस। यस यस, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो मैं चीज करवाने जा रहा हूं, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुट करेगा एग्जामिनर कि भाई, सीधा एग्जाम में देखने मिलेगा कि डिराइव मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला को डिराइव करो, मिरर इक्वेशन डिराइव करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। हाँ यही हूं बच्चों, मैं कहीं नहीं गया, यहीं पर हूं। बस जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं सभी बच्चे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए, मैं नेम अनाउंस करूंगा इनका। बहुत अच्छी बात है इन्होंने नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने से बच्चों हमारी काफी प्रैक्टिस हो जाती है, टॉपिक काफी क्लियर हो जाता है। एक बार जब अपने हाथ से पढ़कर आप जब नोट्स बनाते हो तो बहुत सी चीजें हमारे माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। तो नोट्स सभी बच्चे बनाएं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चों। नोट्स, जो बच्चा नोट्स खुद बनाएगा, सेल्फ बनाएगा, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम कम आएगी। क्योंकि हम बुक से जब पढ़ते हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स से जब पढ़ते हैं तो दोनों दोनों को तैयार करने में, दोनों को याद करने में फर्क अलग अलग होगा। बुक से पढ़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब अपने हाथ से लिखे हुए नोट से जब आप पढ़ोगे बच्चों, कम टाइम में ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। तो अंश, गाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने टाइम से नोट्स बनाए। साक्षी, रीमा, खुशबू, साहिल हुसैन, अमीशा, आदित्य मीना, रुद्र प्रताप सिंह, सुदर्शना स्वामी, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से बनाते रहो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं उनकी हेल्प भी लेना, ताकि हम कोई चीज मिस ना कर दें। जितनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास इसी के साथ हम लोग, मिरर फॉर्मूला से या मिरर इक्वेशन से। मैं बोल सकता हूं मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। मिटा दूं मैं इसको? बहुत बढ़िया इन सभी बच्चों के लिए, और इसी तरीके से नोट्स बनाते रहो, ऐसे ही नोट्स बनाते भी रहो। तो आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। चैप्टर चल रहा है हमारा 9th, रे ऑप्टिक्स। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बुक्स मंगवा लें, बुक्स अपनी अपनी बुक्स मंगवा लें, बुक्स बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स मंगवाओ सभी। ठीक है, मिरर फॉर्मूला या मैं इसे बोल सकता हूं मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। वॉइस प्रॉब्लम बच्चों, आज मेरे पास थोड़ा माइक वाला इश्यू आ गया वापस। ठीक है, मैं जब बोर्ड की तरफ मुंह करता हूं ना, फेस करता हूं, तब आप लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोबाइल की तरफ मुंह करके बात करूं बार बार आपसे। मिरर फॉर्मूला या हम इसे बोलते हैं मिरर इक्वेशन।
हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। सबसे अच्छी बात 10th क्लास में पढ़ के आए हो। एक मिनट, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो बच्चों, और ये कुछ आपको याद होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वीडियो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हाई क्वालिटी कर दी है और आप लोगों का मोबाइल का नेट स्लो है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैं मीडियम क्वालिटी कर देता हूं, कोई बात नहीं यार। सभी के सभी अपना नेट इश्यूज हटाओ यार, न अपना ना ब्रॉडबैंड लगाओ घर पे ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब ध्यान दो, ये है मिरर फॉर्मूला। अब तो नहीं आ रही? बहुत से बच्चों को सिर्फ इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि नेट इश्यू, क्योंकि मैं हाई क्वालिटी कर देता हूं और आप लोगों को फिर समझ नहीं आता। बच्चों ये है मिरर फॉर्मूला, 10th क्लास में किया हुआ है आप लोगों ने, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आसान है। आज हम इसको प्रूव करेंगे और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन के 3 जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो भी डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसके खूब सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग। HI/HO, और सभी प्रूफ भी, सभी को सबका प्रूफ भी देंगे हम लोग, सभी फॉर्मूलों का। -V/U, -V/U, ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। -V-F/F, एक फॉर्मूला, और -F/U-F, ये फॉर्मूला हम लोग मैग्निफिकेशन के लिए भी डिस्कस करेंगे। कहां से आए, कैसे बने, सब बात करेंगे। मैग्निफिकेशन HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो से भी फाइंड किया जा सकता है। V क्या होता है? V होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। वैसे V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर या लेंस दोनों के लिए यूज होता है। U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और लेंस, दर्पण या लेंस। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग। मैं कोशिश करूं, अपना ईयरफोन यूज करें, सभी ईयरफोन यूज करें यार, ठीक है। थोड़ा सा माइक वाला इश्यू है आज। अपना एक तो अपना सभी के सभी अपना माइक ऑफ रखें, जब कोई डाउट हो तब आप पूछेंगे। ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे। अभी V सभी जानते हो, U सभी जानते हो। U क्या है? U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और लेंस। लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूलाज जो लिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए लिखे हैं हमने, मिरर के लिए, ठीक है। अपना माइक म्यूट रखें सभी, ये सब फॉर्मूला मिरर के लिए, इन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना तो जरूर लेते रहे साथ साथ में। देखें,
और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, 2 से 3 नंबर का डिराइव मिरर फॉर्मूला, ठीक है, डिराइव मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आप लोगों को डिराइव करना पड़ता है एग्जाम में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी अभी एग्जांपल्स करेंगे मिरर से रिलेटेड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप मिरर्स के एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किसी भी मिरर से डिराइव कर सकते हैं। हम कनकेव का यूज कर लेते हैं जो मोस्टली बुक्स के अंदर दिया रहता है, ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये हमने एक कनकेव मिरर लिया बच्चों, कनकेव मिरर, और यहां कहीं हमने मान, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप देखो, मेरा नेट का इश्यू नहीं है, मेरे पास नेट का इश्यू नहीं है, नेट बहुत अच्छा है अपना। आपका नेट इश्यू हो सकता है, हाँ वॉइस प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं कि वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिकॉज आज मेरे पास माइक नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आप लोगों को। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको वॉइस प्रॉब्लम भी ना आए, आपको हर बात समझ आए अच्छे से। मैं हर बात माइक के पास आके, मोबाइल के माइक के पास आके आपको बता दूंगा। तो यहां कहीं सेंटर पॉइंट लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां कहीं थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और बीच में इसके प्रिंसिपल फोकस, बीच में यहां पे प्रिंसिपल फोकस पॉइंट लिया हमने, फोकस पॉइंट। और एक केस स्टडी करते हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट, कभी भी कहीं का भी केस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको यही केस क्यों बता रहा हूं, याद रखने के लिए, क्योंकि बुक्स में यही दे रखा है, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा याद करना। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा आगे बना लेता हूं इसको। यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बी। अब हम स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस को बोल सकते हैं u, ये डिस्टेंस u है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, तो इसको u। और साथ साथ आप ये भी जानते हो कि ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड की, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है, तो इसको निगेटिव लेना पड़ता है, या ऐसे समझ लो मिरर के सामने की डिस्टेंस, मिरर के सामने की सभी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो इसको हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स -u, -u, ठीक है। अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय यूजिंग टू रेज। एक रे हम वो ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकल प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। तो एक रे मैं यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। और एक रे मैं यूज कर लेता हूं, एक नॉर्मल रे है, बिल्कुल अलग तरह की रे है, आपने अब तक डायग्राम उससे नहीं बनाए होंगे, लेकिन वहां हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवा देते हैं। मान लिया ये टी तक आई, देखो कोई भी रे ड्रॉ कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने चाहिए। एक ये अलग रे आई। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल आई, इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से रे बनाऊंगा,
कि ये दोनों आपस में काटनी तो यही चाहिए थी। हमारा डायग्राम थोड़ा सा क्या है, हर लाइन हमारी बिल्कुल सही तरीके से नहीं खींचती ना, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा आगे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बनाते हैं और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। और एक रे हम लोग इस तरह की बना रहे हैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। अब ये रे एक अलग तरह की रे है बेटा, अलग ही तरह की, जो आप नॉर्मल कोई भी रे एक ऐसी रे है, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवाना है। हमने जो थ्री टाइप्स ऑफ रेस का डिस्कशन किया था, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करते थे, प्रिंसिपल फोकस से निकल गई। ये रे के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, ये नॉर्मल एक रे है जिसके अंदर बस आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस ये ध्यान रखना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए बस, और कोई चीज ध्यान नहीं रखनी। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचूंगा तो नॉर्मल क्या होगा, ये सेंटर से पास होती हुई लाइन नॉर्मल होगी बस, ठीक है। तो यहां अब ये एंगल शो करने की जरूरत भी नहीं है आपको, और यहां हमारी इमेज बनेगी। यहां हमको इमेज मिली, जहां इंटरसेक्शन हुआ यहां हमें इमेज, यहां हमको इमेज मिली ए डैश बी डैश, यहां हमको इमेज मिली। अब हम लोग इस डायग्राम से मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। अब देखो सभी ध्यान देंगे इधर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उससे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा साफ नहीं है, जिसमें मैं ब्लैक मार्कर चला देता हूं, ठीक है। ए डैश बी डैश, हम इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स, हम इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उससे यू से डिनोट करते हैं। लेकिन ये मिरर के सामने वाली डिस्टेंसेस हैं तो इन्हें हम लोग निगेटिव लेंगे, माइनस का यू, माइनस यू। और ये इमेज मिल रही है हमें, इमेज की डिस्टेंस को मिरर से हम लोग v लेते हैं, v स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल v ये भी मिरर के सामने वाली डिस्टेंस है, तो हम लोग इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस का v, है ना। हमको u, v और f इन तीन चीजों में रिलेशन चाहिए, तो इन तीन चीजों को आप यहां पे शो करो कैसे भी करके, ठीक है। तो यहां से फोकल लेंथ क्या होगी भाई, ये फोकल लेंथ है f, ये भी मिरर के सामने की डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग इसे भी नेगेटिव लेंगे। अब आप ध्यान दोगे, अब आप ध्यान दोगे, अब आप ध्यान दोगे बच्चों। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना है अच्छे से, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान देना बच्चों, हम यहां पर कुछ ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, और उन ट्रायंगल की हेल्प से सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट, समरूपता वाले कॉन्सेप्ट उन पे लगा के मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आप ध्यान दोगे इधर अच्छे से। देखो
अगर स्टूडेंट्स अगर मैं ट्रायंगल, एक चीज और कर देता हूं, मैं एक चीज और कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, इस पॉइंट से अभी मैं इन दोनों को डिस्कस कर लेता हूं, इन दो ट्रायंगल को। देखो दो ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। पहले आप इन दो ट्रायंगल्स को देखो कि फिगर में आपको ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो ए बी पी कहां है भाई, ए बी पी, ये रहा ए बी पी, ये ट्रायंगल मिल गया। अगला ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, अगला ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ए डैश बी डैश पी। समझना है इस बात को अच्छे से, ठीक है, समझना है अच्छे से। ए डैश बी डैश पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्रायंगल मैंने यूज किए बच्चों। एक ट्रायंगल ये रहा ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल, और एक ए डैश बी डैश पी। अब यहां से आप देखो गौर से बच्चों, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के, और ये 90 डिग्री है, और ये कितना है 90 डिग्री। गौर से देखो, गौर से देखो, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना एंगल ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। सबको क्लियर है? हाँ, आगे देखो। अब आप ये भी जानते हो, अगर आप इन दो ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो ये वाला एंगल I इक्वल टू R होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा इधर, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये रे आई इधर यहां टकराई, इससे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो नॉर्मल कौन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस खुद होगा। देखो सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है, किसी मिरर को सेंटर से मिलाने वाली लाइन मिरर पे नॉर्मल होती है, तो देखो सेंटर से मिल रही हुई है, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद है, तो ये नॉर्मल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, हमेशा मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, वक्रता केंद्र से पास होता है, इसलिए। तो ये एंगल डेफिनेटली इसके इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I विल बी इक्वल टू द R। हमें पता है परावर्तन के नियम से I R के बराबर होता है, तो यहां से मैं I और R नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा एंगल APB, एंगल APB इक्वल है एंगल A डैश P B डैश, A डैश एंगल APB इक्वल है एंगल A डैश P B डैश, ठीक है, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है एंगल I इक्वल टू एंगल R। हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। अब देखो, आपको पता है किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ गए बच्चों, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। कोई दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए, कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं ना कि हर क्लास अपनी इंपॉर्टेंस रखती है और हर टॉपिक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्लास 10th के अंदर सिमिलैरिटी पढ़ी आप लोगों ने, सिमिलैरिटी है ना, समरूपता, तो वहां वाले कॉन्सेप्ट हम यहां लगाने जा रहे हैं। देखो अब जिसने नहीं पढ़ी तो उसको प्रॉब्लम आएगी। सिमिलर ट्रायंगल्स याद है, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हमने। अगर कोई दो ट्रायंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इनके दो एंगल इक्वल है, मान लो ये मैंने बोला 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसका भी 60,
इसका 70, इसका 70, अब तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना निकलेगा 50, ये भी कितना निकलेगा 50, तो अपने आप इक्वल हो गया बच्चों थर्ड तो। और हम जानते हैं अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स इट मींस वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए फ्रॉम ए एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। फ्रॉम ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो अभी, जब तक मैं लिंक डाल लेता हूं आप लोग देख लो इसको, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखो, आगे देखो। अब ध्यान देंगे सभी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चे आप जानते हो कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आप जानते हो दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है समरूप, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, कोई भी दो फिगर अगर सिमिलर है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरली क्यों ना हो, चतुर्भुजी क्यों ना हो, तो हम लोग जानते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यह बात आप लोग 10th में पढ़ के आए हो बच्चों। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर बात करें तो इसकी ए बी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सी है, ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता सिमिलरिटी वाले, तो बच्चों पता होना चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको कि क्या होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मैं यहां भी समझा सकता हूं लेकिन हम लोग अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम लोग फिर उसी को पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हुई, ए डैश बी डैश, और ऐसे ही बीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुई, बी डैश पी। ऐसे ही बीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुई, बी डैश पी। तो बीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग हुई बच्चों बीपी अपॉन बी डैश पी। मैं यहां पुट कर सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। आप देखो बीपी किसके बराबर है, बीपी बराबर है स्टूडेंट माइनस यू के। किसके बराबर है, माइनस यू के। और बी डैश पी किसके बराबर है, बी डैश पी, बी डैश पी बराबर है माइनस वी के। तो यहां से माइनस माइनस साइन हट जाएगा और यहां से हमें देखने मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू बाय वी, यू बाय वी। वैसे स्टूडेंट मैं यहां पर भी ए डैश बी डैश को भी विद साइन ले सकता हूं, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है। ए डैश बी डैश क्या होगा, माइनस का एच आई, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं। ए डैश बी डैश क्या है, गौर से देखो, माइनस एच आई। इमेज कैसी बन रही है, उल्टी, तो इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है और मैं चाहूं तो नेगेटिव एच आई लिख सकता हूं ए डैश बी डैश की जगह, और ए बी की जगह एच ओ लिख सकता हूं, एच ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट। ए बी क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की हाइट। यहां तक आप इसको नोट करें, ये इक्वेशन 1 बन गई है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अब
मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। देख लो पहले आप जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा अभी, इसको मिटा देंगे और आगे से शुरू करेंगे। 1 2 3। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से ले लो और बता दो, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? अब मैं मिटा रहा हूं इसको। 1, ठीक है, 1 2 3 मिटा रहा हूं मैं इसे। अब देखो, अब स्टूडेंट देखो, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं, ई नाम दे दिया मैंने, ई दे दिया। अब स्टूडेंट्स, ई पी एफ, ये एक्चुअल में ट्राइंगल तो नहीं है, कुछ ऐसी शेप बन रही है, देखो ई पी एफ, एक ट्राइंगल तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसे हम ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इस बात को आप समझोगे, इस बात को आप समझोगे कि इसे ट्राइंगल की तरह ट्रीट क्यों किया जा सकता है। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इस पॉइंट को मान लो यहां पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एन, और यहां लिखा हुआ एफ, है ना, ये लिखा हुआ एफ। तो जो डिस्टेंस एफ पी है ना, एफ पी, उतनी ही एफ एन मानी जाएगी, क्योंकि ये बात मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। एन और पी क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। ऐसा क्यों होता है बच्चों, लेकिन हमें जरूरत नहीं है कि हम लोग परपेंडिकुलर खींचे। एक्चुअल में ए ईपीएफ, ईपीएफ एक ट्राइंगल नहीं है, लेकिन एक ट्राइंगल जैसा फील दे सकता है। क्यों दे सकता है, उसके पीछे रीजन ये है बच्चों, क्योंकि हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, हम ऐसे मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, ऐसे मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं जिनके एपर्चर बहुत छोटे हो, जिनके एपर्चर बहुत छोटे हो और उनकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू इट्स अपर्चर। उनके द्वारक की तुलना में इनकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो। देखो, अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ी होगी तो आप लोग एक बात समझ सकते हो, R इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ी है मतलब रेडियस तो उसकी डबल हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी डबल। अगर मैं एक बहुत बड़ा सर्किल खींचूं बच्चों, बहुत बड़ा सर्किल खींच दूं, बहुत बड़ा सर्किल, जो कि मैं अभी इस बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ ये डायग्राम बीच में आ रहा है। इस छोटे से इतने बड़े, अगर मैं एक सर्किल की बात करूं या स्फीयर की बात करूं बच्चों, एक सर्किल समझ के काम समझो, पहले सर्किल से समझो। इस सर्किल के एक छोटे से पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को जो मैंने यहां पार्ट लिया, ये इसे आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, क्योंकि सर्किल क्या है, बहुत बड़ा। अगर हम बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू अपर्चर, तो आर बहुत बड़ी है, इट मीन सर्किल बहुत बड़ा बनेगा, मतलब स्फीयर बहुत बड़ा बनेगा। स्फीयर समझ लो, लेकिन अगर 2D फिगर में समझ रहे हो तो सर्किल समझ सकते हो। एक बहुत बड़ा सर्किल अगर मैं ड्रॉ करूं जिसकी रेडियस बहुत बड़ी हो, तो उसके एक छोटे से पार्ट को लगभग स्ट्रेट माना जा सकता है। यहां मैंने अपर्चर इतना बड़ा बनाया है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो इतने बड़े अपर्चर वाले मिरर के लिए वैलिड ही नहीं। हम तो छोटे छोटे एपर्चर की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे आंख के ऊपर जो स्पेक्स लगे हैं उसके ग्लास का साइज कितना छोटा सा, हम तो छोटे स्पेक्स की बात कर रहे हैं, उनकी फोकल लेंथ क्या है, बहुत बड़ी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत बड़े। तो देखो यार, अगर मैं एक बहुत बड़ा सर्किल ड्रॉ करूं तो उसके एक छोटे से पार्ट को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही है क्या नहीं? तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में जो मिरर है वो बहुत छोटा है। एक्चुअली जो मिरर है वो बहुत छोटा है साइज में, छोटा सा मिरर है। देखो, एक छोटा सा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां कहीं एफ पॉइंट है, ये रहा फोकल पॉइंट, ये रहा फोकल पॉइंट हमारा। यहां से कहीं रे आ रही है, यहां से कहीं रे आ रही है, दिख रही है रे आपको आती, यहां से कहीं रे आ रही है। अब देखो आप बच्चों, अब देखो, अब ये ऑलमोस्ट एक ट्राइंगल जैसा फील करवाएगा। अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो ये ई पी, अब ये देखो लगभग एक ट्राइंगल जैसा फील दे रहा है हमको। एफ पी ई एक ट्राइंगल जैसा फील आ रहा है, बिकॉज मैं इस इतने से पोर्शन को
एक स्ट्रेट लाइन जैसा मान सकता हूं, स्ट्रेट लाइन जैसा मान सकता हूं, ठीक है। हाँ, मिरर बहुत छोटा, अपर्चर बहुत छोटे हैं मिरर के, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ी है। इट मींस उनसे जो स्पेयर बनेगा, स्पेयर या स्पेयर मान लो या एक बार सर्किल समझ लो, वो इतना बड़ा बनेगा कि उसके एक छोटे से पोर्शन को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा कंसीडर किया जा सकता है। तो हम लोग ईपीएफ को एक ट्रायंगल मान सकते हैं। तो अब मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, दो ट्रायंगल उठा रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ इन ट्रायंगल ईपीएफ, ईपीएफ कुछ कुछ ट्रायंगल जैसा ही है ये, ईपीएफ एंड जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, जो मैंने मिटा दी है, मैं उसको यहां लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू वी बाई यू, आई थिंक वी बाई यू आई थी, है ना, सॉरी यू बाई वी आया था, क्या आया था, यू बाई वी आया था, यू बाई वी, यू बाई वी आया था, यू बाई वी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, इसका हम यूज करेंगे अभी बच्चों। अब देखो इन ट्रायंगल ईपीएफ, एक ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ईपीएफ, और सेकंड ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये रहा एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। ये दो ट्रायंगल हमने लिए बच्चों। अब इन दो ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखो तो ये भी लगभग सिमिलर हैं। देखो इसे मैं जस्ट अगर स्ट्रेट लाइन की तरह मानूं, अगर मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह मानूं, जैसे कि देखो ये रहा, अगर मैं इस पोर्शन को एक स्ट्रेट लाइन जैसा मानूं, स्ट्रेट लाइन जैसे, तो ये भी परपेंडिकुलर है लगभग, अगर स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करें। वैसे क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बच्चों ही, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके करवा देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दिया ई एन, एन पॉइंट दिया मुझे। तो अब मैं ई पी बी डैश ना बोलकर, ई पी बी डैश ना बोलकर ई एन एफ, सॉरी ई एन एफ बोल देता हूं, ई पी एफ ना बोलकर ई एन एफ बोल देता हूं, आपके लिए और समझना आसान हो जाएगा, और समझना आसान हो जाएगा। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस पर फ्रॉम पॉइंट ई से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एन, ई एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इन ट्रायंगल ई एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, अगर आप इन दो ट्रायंगल को देखोगे तो देखो ये दोनों एंगल क्या है, पर 90 डिग्री एंगल है। ई एन एफ, एंगल ई एन एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश एफ, इक्वल टू ए डैश बी डैश एफ, और ये कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा बच्चों ये, देखो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ई एन एफ 90 डिग्री। अब देखो सेकंड चीज, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आपको पता है जब दो लाइन से एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है दो स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल सबको पता है, अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री। आप ये बात जानते हो अच्छे से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब आप गौर से देखो बच्चों, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है इधर वाला, ये एंगल 100% इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शो हो रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप कह सकते हो एंगल ई एफ एन, एंगल ई एफ एन इक्वल होगा एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ बी डैश। और ये क्या, इसका रीजन क्या है भाई, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं लिख देता हूं बिकॉज ऑफ
VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात बोली, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, अगर उनके दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ENF सिमिलर होगा। ये सिंबल पहले लगा दिया था क्या, हमने नहीं लगाया था, ध्यान रखना, पहले भी ये चीज ध्यान रखना, पहले भी जो दो ट्रायंगल लिए थे हमने, उनमें भी ये चीज लगानी है, सिमिलर वाली। ट्रायंगल A', B', F, पहले भी जो दो ट्रायंगल लिए थे, अगर गलती से वहां ये चीज हमने नहीं लिखी तो वहां भी ये चीज लिख देना आप कि सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A', B', P। तो ये सिमिलर वाली चीज लिखनी है वहां पे। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है देख लो आप। अगर मैं बोलूं EN अपॉन EN के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, EN संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बच्चों। तो EN अपॉन इसकी हाँ बच्चों बोलो, EN के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे ढूंढते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे ढूंढते हैं, देखो बच्चों ज्यादा परेशान नहीं होना। मान लो ये 40 डिग्री लिखा हुआ है ABC, और यहां एक ट्रायंगल और बना दिया मैंने PQR, और यहां लिखा हुआ है 40 डिग्री, और मैं आपको बोल दूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बताओ। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहां 40 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, AB। यहां 40 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, AB। और यहां 40 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, QR। तो AB QR के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजा है। AB और QR एक दूसरे के संगत भुजा है। देखो दोनों 40 डिग्री के सामने वाली है। यहां AB क्या है, 40 डिग्री के सामने वाली, यहां QR कौन है, 40 डिग्री के सामने वाली। तो AB और QR एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अभी सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो यहां से आप देखो इस एंगल, ये एंगल EN के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मुझे ढूंढनी है। EN किस एंगल के सामने है, इस एंगल के सामने है, इस एंगल के सामने, और ये एंगल दूसरे ट्रायंगल में चेक करो कि इसके बराबर वाला एंगल कौन सा है। दूसरे ट्रायंगल में इसके बराबर वाला एंगल कौन सा है, ये। तो EN इसके सामने है, तो इसके बराबर वाला एंगल कौन है, ये। तो इसके सामने वाली साइड कौन है, A', B'। तो EN के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गई A', B', ठीक है। इज इक्वल टू बच्चों, दूसरी जो अदर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल आएगा इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। हम जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो FN अपॉन B', FN अपॉन B'। देखो अगर आप ऊपर इस वाले ट्रायंगल की साइड को रख रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में भी ऊपर इसी ट्रायंगल की साइड आएगी। जिस ट्रायंगल की साइड को आप ऊपर रख रहे हो उसी को ऊपर रखा जाता है संगत भुजाओं का अनुपात देखने के लिए। तो EN के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, A', B', और FN के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, B', अब देखो बच्चों यहां से दो चीजें समझनी है, देखो ये जो EN है, EN किसके बराबर है, आप गौर से देखो AB के बराबर है। EN किसके बराबर है, जितनी लेंथ EN की है उतना AB भी है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो जितना AB है उतना ही EN है। तो इस तरह हम ध्यान देंगे EN इक्वल है AB के, है ना बच्चों। एक तो EN इक्वल है AB के बिकॉज ऑफ, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, EN AB के इक्वल है एक तो। और सेकंड चीज आप देखो FN को मैं FP के बराबर मान सकता हूं। जो FN है, FN लगभग इक्वल है FP के। क्यों, क्योंकि N और P बहुत क्लोज है एक दूसरे के। हमने R और F का जब रिलेशन निकाला था तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये N और P एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तो FN लगभग FP के बराबर हो जाएगा, मतलब F के बराबर हो जाएगा, है ना।
तो यहां से an की जगह मैं पुट कर रहा हूं ab और a डैश b डैश। fn की जगह पुट कर दूंगा बच्चों, मैं fn की जगह पुट कर दूंगा माइनस एफ। माइनस एफ क्यों लिया सर? बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। माइनस का एफ रखा मैंने। अब बी डैश एफ चेक करो कि बी डैश एफ कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों। देखो गौर से देखो, ये पूरी कितनी है माइनस वी, ये पूरी कितनी है बच्चों माइनस वी। आप गौर से देखो बी डैश एफ कैसे निकलेगा, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, समझना बात अच्छे से, ऊपर बना के दिखा देता हूं, ऊपर बना के दिखा देता हूं। पापा पापा आपका वो पढ़ लूंगा, क्लास लगा के बाबा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये रहा बी डैश, ये रहा एफ पॉइंट, ये रहा एफ पॉइंट और ये रहा पी, ये रहा पी। ये डिस्टेंस पूरी किसके बराबर है माइनस के v के बराबर। ये डिस्टेंस किसके बराबर है माइनस के f के बराबर। मुझे चाहिए b डैश f। b डैश f कैसे निकलेगा, अगर मुझे b डैश f निकालना है, इतना b डैश f, तो इसमें से bp में से fp सब्ट्रैक्ट कर दूं, bp में से fp घटा दूं, b डैश में से सॉरी bp में से fp घटा दूं। समझ रहे हो ना बात, bp में से fp घटा दूंगा तो b डैश f आएगा। बच्चों बात समझ आ रही है, इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अब देखो साथ में b डैश f भी निगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ की डिस्टेंस है, तो निगेटिव ले सकते हो इसको भी आप। अब यहां देखो bp की वैल्यू कितनी है बच्चों, bp की वैल्यू कितनी है माइनस v। इसके आगे एक सिंबल और आ जाएगा माइनस का। देखो माइनस का सिंबल क्यों आएगा, क्योंकि मिरर के ध्यान देना, ध्यान देना सभी। अभी अभी है जो मेन चीज है वो यही है। देखो माइनस का साइन बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग इस तरफ की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक मिनट और देख लेते हैं हम लोग, माइनस एफ माइनस वी, हम यहां भी देख लेते हैं क्या चलता क्या चलना चाहिए। एक मिनट, हम पूरी डिस्टेंस के आगे माइनस लगा देंगे। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है v, एक बार v लिख लो f लिख लो, बाद में पूरी डिस्टेंस के आगे माइनस का साइन पुट कर देंगे। v में से f घट जाएगा तो b डैश f आ जाएगा, तो v में से f घटा दो, v में से f घटा दो और आगे एक साइन लगा दिया मैंने माइनस का। माइनस का साइन इस तरफ लगाया क्योंकि मिरर से इस तरफ की डिस्टेंस की बात हो रही है, तो v माइनस एफ, तो यहां मैं पुट कर रहा हूं v माइनस एफ, ठीक है। माइनस से माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए सबको। ये पूरी कितनी है v, ये कितनी है f, तो v में से f घटेगा तो क्या आएगा b डैश f, तो b डैश f की जगह मैंने पुट कर दिया v माइनस f और एक माइनस का साइन लगा दिया मैंने, ताकि सुनो सुनो बात समझो। एक बार मैं माइनस साइन यहां पुट नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि आपको पहले समझ आए। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है v और ये कितनी है f, मुझे क्या चाहिए b डैश f। b डैश f कैसे निकलेगा, bp में से fp माइनस करके, b डैश p में से fp माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये कितनी है v, ये कितनी है f, तो v में से माइनस कर दिया f तो निकल आया b डैश f, और बाहर एक साइन, एक बाहर साइन लगा दिया मैंने माइनस का, क्योंकि इस तरफ की डिस्टेंस की बात हो रही है, मिरर से इस तरफ की डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए बाहर एक माइनस का साइन भी मैंने लगा दिया। क्लियर सबको, क्लियर सबको, चलो अब ध्यान देंगे, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान देंगे सभी, अब ध्यान देंगे। तो यहां से माइनस हट जाएगा, माइनस से माइनस हट गया। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आप साइन नहीं भी लगाते ना तो भी आंसर आपके करेक्ट आ जाते हैं, शुरू में भी नहीं लगाते तो भी फर्क नहीं आता। देखो मान लो मैं यहां साइन यूज करता ही नहीं तो कोई फर्क पड़ता, साइन यूज किए तो भी हट गए, यहां साइन यूज नहीं करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइन आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर जगह।
तो उसकी जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई और केस डिस्कस कर रहे होते, हम मान लो कोई दूसरा मिरर यूज कर रहे होते कन्वेक्स, तो हम लोगों को साइन की जरूरत पड़ती। यहां इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि सभी डिस्टेंस एक तरफ आ गई, तो माइनस से माइनस वैसे भी कट रहे हैं। अगर कोई और मिरर यूज कर रहे होते तो हम लोगों को निगेटिव साइन कन्वेंशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। बस ये है कि इस केस के अंदर जरूरत नहीं थी, अगर ना भी लगाते तो काम चल जाता। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को, इनके एलएचएस इक्वल है। यहां भी क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां भी क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अगर एलएचएस इक्वल है, इट मींस आरएचएस भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन से आप कह सकते हो ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी। आप कह सकते हो u बाय v इक्वल होगा f अपॉन u v माइनस एफ के, f अपॉन v माइनस एफ के। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा ये uv, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, uv माइनस uf, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया vf। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दो बाय डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय uvf। पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दो। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, देखते जाओ। इसके नीचे uvf आ जाएगा, uv के नीचे क्या आ जाएगा, uvf माइनस uf के अपॉन में आ गया uvf। ठीक है, इक्वल vf दे रखा है, तो यहां भी क्या आ गया देखो, vf के अपॉन में गया uvf। अब जो कट रहा है उसे काट लो, u से u गया, v से v गया, गया u से u गया, f से f गया, v से v गया, f से f गया। क्या बचा हमारे पास, यहां बचा 1 अपॉन f, यहां बचा माइनस का 1 बाय v, और यहां बचा हमारे पास 1 अपॉन u। एक काम करो, माइनस के 1 बाय वी को आप वहां भेज दो, माइनस के 1 बाय वी को आप वहां भेज दो, माइनस। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। आगे वाली चीजों को मिटाने जा रहा हूं मैं, आगे वाली चीजों को मिटाने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान दो जल्दी से। 1 2 3, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये माइनस का 1 बाय वी वहां जाएगा तो ये बन गया 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, बन गया मिरर फॉर्मूला। बन गया मिरर फॉर्मूला बच्चों, यही तो मिरर फॉर्मूला है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मिरर फॉर्मूला बन गया। ये है मिरर फॉर्मूला बच्चों, जिसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कर लेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, 1 मिनट बस, थोड़ा सा कैमरा सही कर दूं मैं। अब ध्यान दो, अब मैं इस पूरे डायग्राम का यूज लूंगा दोबारा। देखो, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन, इसका आप, इसकी थ्योरी आप खुद लिखोगे। इसकी थ्योरी होती है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object. It is the ratio of height of image to the height of object. या लिख सकते हो, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन हिंदी में बोलते हैं आवर्धन क्षमता, हिंदी में बोलते हैं आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। इसको लिख सकते हो,
इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। यह प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात है, बस HI अपॉन HO। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला बनाएंगे, यहां से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। अब देखो एक नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें बनाने जा रहे हैं, HI अपॉन HO। आप देखो बच्चों, अगर मैं इन दो ट्राइंगल की बात करूं, देखो गौर से समझना, मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाला, एक स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब देखो, अब देखो, अगर मैं विद साइन पुट करूं, आप इन दो ट्राइंगल को देखो, ABP, ट्राइंगल ABP को देखो, और ट्राइंगल A-B-P को देखो, या इक्वेशन 1 उठाओ, इक्वेशन 1 याद है, इक्वेशन 1 याद होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB अपॉन A-B- इक्वल टू V बाय U बाय V। ये आपको इक्वेशन 1 याद है, इक्वेशन 1 यही बनी थी। यहां हमने विद साइन यूज किया था इनको, माइनस और माइनस। आप इनको भी विद साइन यूज कर लो, इनको भी विद साइन यूज कर लो। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। A-B- क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये निगेटिव है बच्चों, ये निगेटिव है। यहां माइनस से माइनस कट गया, यहां बचा U अपॉन V। अब एक काम करो, इसको पलट दो और इस माइनस के साइन को यहां शिफ्ट कर दो, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो HI अपॉन HO, HI अपॉन HO बन गया बच्चों। देखो ये माइनस का साइन वहां चला जाएगा, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये बन गया माइनस का V अपॉन U। देखो ये एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया, माइनस का V अपॉन U। इनको विद साइन रखा, माइनस माइनस U माइनस V, माइनस से माइनस कट गया, इनको विद साइन रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, सीधा लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपने देखी ना अभी, इक्वेशन 1 यही तो थी। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, A-B- क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव, बिकॉज इमेज क्या है, इनवर्स है ना, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है। अब देखो, तो माइनस HI, यहां से HI अपॉन HO क्या मिला, माइनस का V बाई U। तो एक फॉर्मूला और मिल गया हमको, माइनस का V अपॉन U, माइनस का V अपॉन U। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। अरे ध्यान देना अभी वापस। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो मिरर फॉर्मूला उठाते हैं, मिरर फॉर्मूला उठाते हैं यहां से। कई बार हमको सिर्फ U या F दिया होगा, सिर्फ U या F, और हमसे मैग्निफिकेशन पूछ लिया जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है V बाई U, तो हमको V चाहिए होगा, तो हमको U और F से, इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले V निकालना पड़ेगा और फिर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा V बाई U। पर अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो आपको V की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ U और F है तो, और सिर्फ आप U और F की हेल्प से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी। देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, आप देखो। मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो कल डिस्कस कर लेंगे इस चीज को हम लोग, ओके कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे, ओके कोई बात नहीं बच्चों, गुड बाय, गुड बाय।